मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं वायरस डायग्नोसिस, यानी कि वायरस डिजीज अगर किसी मरीज को है तो हम किस तरह से उसको हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, कैसे हम उसको पता लगाएंगे कि यह वायरस डिजीज ही है और कौन सी वायरस है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये एग्जामिनेशन में भी इम्पोर्टेंट होती है। हर एग्जामिनेशन में जब भी हम कोई वायरस का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे नीचे इन्वेस्टिगेशन लिखना होता है या डायग्नोसिस लिखना होता है, वहाँ भी वो लिखता है इसको। तो ये हम लोग दोनों तरह से देखते हैं। हम लोग क्लिनिकल भी इम्पोर्टेंस है ये। तो वायरल डिजीज को हम लोग दो तरह से इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं। एक जो वायरस के लिए स्पेसिफिक जांच होती है, स्पेसिफिक, ये वायरस का हुआ उसी का हम लोग जांच करते हैं जो वायरस ही है। दूसरा होती है इसके लिए जो नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक, मतलब वो जरूरी नहीं है। स्पेसिफिक टेस्ट में भी दो वेराइटीज का होता है। एक जो डायरेक्ट देखते हैं हम लोग, डायरेक्ट देखते हैं, और एक हम लोग इनडायरेक्टली देखते हैं। इनडायरेक्ट मतलब कहने का मतलब होगा कि वायरस को डायरेक्ट देखते हैं कि हाँ यही वायरस ही है, और वो वायरस को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में देखते हैं। तो डायरेक्ट में जो देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एंटीजन को देखते हैं, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ क्या चीज, एंटीजन। यानी डायरेक्ट हम लोग एंटीजन को डिटरमाइन करते हैं। और इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट में डिटर्मिनेशन ऑफ क्या चीज को, एंटीबॉडी को, डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो जब हम एंटीजन को डिटर्मिनेशन करेंगे वो हो गया डायरेक्ट। यानी देखिए दो बात हो गई। तो स्पेसिफिसिटी हो गई, माने हम वायरस को ही देख रहे हैं हम लोग इसमें, भले ही वायरस को डायरेक्टली देख रहे हैं या वायरस को इनडायरेक्टली देखते हैं। और नॉन स्पेसिफिक जो जांच होती है, इसमें जरूरी नहीं है कि वो डिजीज उसी में मिलता, वो इन्वेस्टिगेशन वो वायरस के लिए मिलता हो। क्या क्या होती है, हम लोग आगे चलते हैं लोग। तो एक बार हम लोग इसको ग्राफली देख लेते हैं कि वायरस को डायरेक्ट हम लोग देखते हैं, ये स्पेसिफिक भी है और डायरेक्ट भी है। तो इसमें कौन से होंगे, सबसे नंबर 1 होगा पीसीआर, नंबर 2 टिश्यू कल्चर, नंबर 3 एनिमल इनोकुलेशन। सबके बारे में देखते हैं अभी हम लोग। तो 3 तरह का होता है जो कि लोग डायरेक्ट वायरस को देखेंगे डायरेक्टली हम लोग। तो पीसीआर हो गया, टिश्यू कल्चर हो जाएंगे, और एनिमल इनोकुलेशन हो गया। इधर जो एंटीबॉडी से जो जांच करते हैं वायरस का, इसमें 2 तरीका होता है। एक है एलाइजा मेथड, और दूसरा है रैपिड कार्ड मेथड, है ना। तो यहां पर 2 तरीका से देखते हैं, एलाइजा मेथड से देखेंगे, रैपिड कार्ड से। तो कहेंगे क्या ना, स्पेसिफिक है लेकिन डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं, हम उसी वायरस का एंटीबॉडी का जांच कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना, डायरेक्टली हम वो नहीं देख रहे हैं कि हाँ वही है, अभी मेरे बॉडी में है कि नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि बॉडी में पहले आया था, उसकी वजह से पॉजिटिव मिल रही है। तो एलाइजा या जो रैपिड कार्ड टेस्ट होती है, ये क्या होती है ना कि अभी डिजीज है कि नहीं ये नहीं बता सकता है। देखिए स्पेसिफिक टेस्ट में क्या होता है कि अभी बॉडी में है ये बताता है, लेकिन नॉन ये जो इनडायरेक्ट में क्या हो रही है कि अभी बॉडी में है कि नहीं ये नहीं बता सकते हैं। हाँ इतना जरूर हो सकता है इसका अगर बाय द रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो कि वायरस बॉडी में पहले था अभी नहीं है, वायरस अभी है लेकिन एक्टिव स्टेज में नहीं है, या वायरस अभी एक्टिव स्टेज में है। यानी कि तीनों कंडीशन मिल सकता है। यानी वायरस अभी है लेकिन एक्टिव में है, वायरस अभी है नॉन एक्टिव स्टेज में है, वायरस पहले आया था डिजीज प्रोड्यूस करके निकल गया था, या बिना डिजीज के अभी निकल गया था। सब में ये पॉजिटिव आता है। 4 कंडीशन याद रखें। अब यहाँ पर जो बात आती है नॉन स्पेसिफिक जो आती है, नॉन स्पेसिफिक में क्या होता है, जैसे TLC होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, दूसरा होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, उसके बाद CRP टेस्ट होता है, इसके बाद ESR होता है। तो 4 टेस्ट जो होती है ना, ये नॉन स्पेसिफिक होती है।
तो मान लीजिए जब वायरल डिजीज चलेंगे तो अधिकांश वायरल डिजीज में क्या होती है कि टीएलसी या तो डिक्रीज रहेगी या नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल। डीएलसी में लिम्फोसाइटोसिस मिलता है, लिम्फोसाइटोसिस मिलता है। ईएसआर में इंक्रीज मिलता है। सीआरपी और ईएसआर दोनों क्या मिलेगी, सीआरपी बढ़ा रहेगा और ईएसआर दोनों क्या बढ़ेगा, बढ़ा हुआ रहता है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन भी बढ़ा रहेगा, ईएसआर भी बढ़ेगा। तो किसी भी वायरल डिजीज में ये आपको बढ़ेगा। इससे ये पता नहीं चलेगा कि वो एचआईवी वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, चिकन पॉक्स है, मिजिल्स है, माम्स है, रूबेला है, रैबिज है, साइटोमेगाली है, ये पता इससे नहीं चलेगा। हाँ, इससे ये जरूर पता चलेगा कि इस वायरस का इन्फेक्शन है। इतना पता चलेगा कि वायरस का इन्फेक्शन बॉडी में है, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि किस वायरस का इन्फेक्शन बॉडी में है। तो इतना याद रखेंगे कि अगर नॉन स्पेसिफिक जांच तो सब में लिख सकते हैं आप, एग्जामिनेशन में आप लिख सकते हो या फिर मरीज से आप पता भी लगा सकते हैं कि हाँ ये है कि नहीं है। बात हम लोग आते हैं यहाँ से 1 बाय 1 करके चलते हैं। सबसे पहले आते हैं पीसीआर टेस्ट को बोलते हैं। पीसीआर का मतलब होता है यह स्पेसिफिक टेस्ट हुआ। इससे क्या पता लगाते हैं लोग, एंटीजन को पता लगाते हैं। डायरेक्ट हम लोग भारतीय, इतना हम समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं अभी। तो अब हम लोग सबसे 1 बाय 1 करके चलते हैं। सबसे पहला बताया आपको स्पेसिफिक में डायरेक्ट वायरस को देखना। उसके लिए क्या करते हैं लोग, पीसीआर मेथड होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं इसको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इसके लिए क्या करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए सबसे पहले सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल ले लेते हैं, जहां से भी सैंपल लेते हैं, मान लीजिए नोजल सिक्रेशन ले सकते हैं, ओरल स्वाब ले सकते हैं, वुंड से ले सकते हैं, है ना, ब्लड ले सकते हैं, सीमेन ले सकते हैं, जेनाइटल स्वाब ले सकते हैं, है ना। तो जहां से भी करना हो, मान लीजिए जेनाइटल में जैसे साइटोमेगाली, हर्पीस, ये सब का डिजीज होता है जेनाइटल में, तो वहां से ले सकते हैं। ब्लड ले सकते हैं, नोजल स्वाब, नेजल स्वाब कहीं से ले सकते हैं। तो सैंपल लेने के बाद इसको क्या करते हैं हम लोग कि एक केमिकल में डालते हैं, और केमिकल में डाल करके क्या करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट वहां पर रेप्लिकेशन कराते हैं, रेप्लिकेशन कराते हैं। रेप्लिकेशन करा करके और तब इसको क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगी, डीएनए का लेंथ क्या हो जाएगी, डीएनए का लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और डीएनए का नंबर जो होती है, डीएनए काउंट क्या हो जाएगी, डीएनए काउंट इंक्रीज कर जाएगा यहाँ पे। अब इसको फिर क्या करते हैं हम लोग, इसमें केमिकल डाल करके, केमिकल को मिलाकर केमिकल मिक्स करते हैं, और इसको हम लोग, और इसका हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर हम लोग ग्राफिकल मेथड से इसके काउंट को या अमाउंट को देख लेते हैं। समझ गए ना। इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले सैंपल लेकर के हम लोग केमिकल मिलाते हैं, जो भी रेप्लिकेशन केमिकल होती है, हर के लिए अलग अलग केमिकल होती है, तो उसको रेप्लिकेशन कराते हैं। अगर हमको ट्रांसक्रिप्शन कराना हो तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कराते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। जैसे मान लिया आरएनए वायरस है, तो आरएनए वायरस अगर होती है तो पहले उसको क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा, और तब जाकर के उसको रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट करके उसके नंबर को बढ़ाते हैं, नंबर बढ़ा के ऑप्टिकल डेंसिटी को देखते हैं, या उसको ग्राफिकल मेथड से उसको देख करके, और कितना अमाउंट में वो डिजीज है वो हम लोग उसको पता लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो वायरस होती है, जो वायरस का स्पेसिफिक जो रिसेप्टर प्रोटीन होती है, उसी को हम लोग उसमें डालते हैं, और उसको हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, हम लोग रेप्लिकेट करा करके उसके अमाउंट को हम लोग देख लेते हैं, कितना है ये वायरस, कितना अमाउंट में है, कितने काउंट में है, कितना सिविरिटी है और कौन से है, वो हम लोग पीसीआर मेथड से कर लेते हैं। नंबर 2 होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के लिए क्या करते हैं कि जो सैंपल होती है वो सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं, जो भी सैंपल है, नेजल स्वाब से लेकर के जेनाइटल स्वाब में। अब इसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन टिश्यू कल्चर में सैंपल ले लिए, सैंपल को क्या करते हैं कि एक टिश्यू कल्चर मीडिया होती है। टिश्यू कल्चर मीडिया में क्या होती है, ऐसा टिश्यू कल्चर मीडिया होती है, इसमें क्या होता है कि जैसे मंकी का जो किडनी होती है ना, उसको छोटे छोटे पीस में करके रखा रहता है, छोटे छोटे पीस में डाल दिया जाता है, और इसमें सूसा मीडिया होता है, एक केमिकल होती है सूसा मीडिया, जिसमें लगभग 70 तरह का न्यूट्रिएंट केमिकल होती है।
तो इस तरह से ये मीडिया बना रहता है। तो टिश्यू मीडिया कहते हैं इसको बोलते हैं टिश्यू मीडिया कहते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, ये मेरा मीडिया रहता है। अब सैंपल को इसमें डाल देते हैं। सैंपल को क्या करेंगे, इसमें जो भी सैंपल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए पेशेंट इन्फ्लुएंजा से सफर होगा, या कोरोना से सफर होगा, या रेबीज से सफर होगा, हर्पीस से किसी से सफर होगा, तो जो सैंपल लिए हैं, अगर स्वाब लिए हैं, ब्लड लिए हैं, जायतो स्वाब लिए हैं, वो इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग वेट करते हैं 2 दिन से लेकर के और 5 डेज तक इसमें इंतजार करते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें से टिश्यू को बाहर निकालते हैं और टिश्यू को ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में, यानी कि ऑब्जर्वेशन ऑफ टिश्यू इन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में इसको हम लोग देखते हैं। क्या देखेंगे माइक्रोस्कोप में, अगर टिश्यू का सेल जैसा था अगर वैसा ही रह गया, शेप इसका क्या हो गई, शेप इसका अगर सेम रह गया, इसका मतलब वायरस नहीं है, क्योंकि वायरस तो सेल के अंदर ग्रो करता है। लेकिन अगर बाय द वे सेल का ब्रस्ट कर गया, सेल का साइज बड़ा हो गया, सेल का शेप चेंज कर गया, अगर इस तरह से कोई चेंज अगर हो रही है सेल में, न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो रही है, न्यूक्लियस टूट गया, कैरियोलैक्सिस हो चुका है, कैरियोलाइसिस हो गया इसमें, तो कैरियोलैक्सिस का अगर इस तरह की बात अगर होती है, अगर चेंज हो गया, किसी भी तरह का चेंज अगर मिल गया, तो इसका मतलब वायरस है। तो आप देखिए बहुत सिंपल सी बात हो गई। टिश्यू कल्चर में क्या किए, सबसे पहले मीडिया तैयार करते हैं। मीडिया में क्या करते हैं, सुसा जो न्यूट्रिएंट मीडिया होती है, 70 तरह का उसमें न्यूट्रिएंट होती है, कार्बोहाइड्रेट से लेकर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ होता है। उसमें हम लोग डाल देते हैं मंकी का किडनी डाल देते हैं, जो लिविंग सेल होती है। डालने के बाद क्या करते हैं, इसे छोड़ देते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, इसे वायरस को डालते हैं, सैंपल डालते हैं। सैंपल डालने के बाद 2 से 5 दिन तक हम लोग क्या करते हैं, उसको वेट करते हैं। 2 दिन या 5 दिन के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग सेल को निकालते हैं। निकाल के माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अगर माइक्रोस्कोप में अगर सेल का शेप जैसा था वैसे रह गया, इसका मतलब वायरस नहीं है। लेकिन अगर निकालने के बाद हम देखें कि सेल अगर ब्रेक कर गया, न्यूक्लियस टूट गया अगर, तो इसका मतलब उसमें वायरस है। यह करते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर बोलते हैं। अब जो आते हैं तीसरे नंबर पे आता है एनिमल इनोकुलेशन। एनिमल इनोकुलेशन में क्या करते हैं हम लोग कि कुछ लेबोरेटरी एनिमल को लिया जाता है, जैसे रैबिट है, गुनिया पिग है, सीप है, इस सब को लिया जाता है। करते क्या है कि सैंपल को कलेक्ट कर करके, और जो एनिमल होता है, जो एनिमल है वो एनिमल के बॉडी में क्या करते हैं, सैंपल को इंजेक्ट कर देते हैं। ये सैंपल है और सैंपल को इसमें हम लोग डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। ये एनिमल है, सपोज दैट ये एनिमल है, और इसमें लोग डालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड का इंतजार करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड को इंतजार करते हैं। अगर इंक्यूबेशन पीरियड के बाद देखेंगे क्या, अगर सिम्टम अगर नहीं आया, नो डेवलप, इसका मतलब इसमें वायरस नहीं है। जो पेशेंट का डिजीज है वो वायरल डिजीज से नहीं सफर कर रहा है। लेकिन अगर इसमें सिम्टम अगर अपियर हो गया, इसका मतलब जो पेशेंट है वो वायरल डिजीज से सफर है। अगेन रिपीट कर रहे हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा। एनिमल इनोकुलेशन में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लेबोरेटरी एनिमल में क्या लेते हैं, या तो गुनिया पिग लेते हैं, या फिर रैबिट लेते हैं, रैबिट हो गई, या फिर सीप लेते हैं। तो इसमें से कुछ भी लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करते हैं, जो पेशेंट का सैंपल को लेकर इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड तक हम लोग वेट करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद अगर सिम्टम अपियर नहीं हुआ, इसका मतलब जो पेशेंट है वो वायरल डिजीज सफर नहीं है। और अगर बाय द वे हुआ, अगर सपोज दैट अगर सिम्टम आ गया, इसका मतलब पेशेंट वायरल डिजीज सफर है। ये था मेरा कौन सा, तीनों जो देखे हम लोग क्या देखे, डायरेक्ट वायरस को देखते हैं। अब जो बात आ गई कि इसको देखने में बहुत टफ प्रोसेस हो गई। तो पीसीआर महंगा है, टिश्यू कल्चर महंगा और टफ भी है, और जो एनिमल इनोकुलेशन है ये काफी टफ प्रोसेस है। तो इसके लिए हम लोग क्या, क्योंकि स्पीसीज स्पेसिफिक भी डिजीज होती है, इसलिए एनिमल इनोकुलेशन में 100% पता नहीं चल पाता है कि यही डिजीज सफरर है। लेकिन हाँ, कुछ बहुत हद तक इसे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं एंटीबॉडी का जो टेस्ट करते हैं, इसमें क्या होता है, हम लोग एलाइजा टेस्ट करते हैं। एलाइजा टेस्ट में क्या करते हैं, हम लोग जो सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को क्या करते हैं, उसमें रिएजेंट आता है, सबस्ट्रेट आता है। सबस्ट्रेट में उसको क्या करते हैं हम लोग,
मिक्स करते हैं। सबसे पहले हम लोग सैंपल लिए, सैंपल को लेकर के क्या करते हैं, सबस्ट्रेट में मिक्स करते हैं, मिक्स इन सबस्ट्रेट। अब मिक्स करने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको हम लोग इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट के बाद इसको हम लोग एलाइजा रीडर जो होती है, एलाइजा रीडर एक मशीन होता है, एलाइजा रीडर में इसका हम लोग क्या करते हैं, एलाइजा रीडर में इसको जो इंक्यूबेट करने के बाद जो ट्यूब होती है, उस ट्यूब को अंदर डाल करके इसका हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी, इसका रीडिंग ले लेते हैं, लोग रीडिंग लेते हैं। और जो आ गया वही उसका रिपोर्ट आ गया, वैल्यू देख लिए कि कितना वैल्यू आ रहा है, उसके अनुसार इसका पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन रिपीट करें, देख लीजिएगा। एलाइजा टेस्ट के लिए हम लोग सॉर्बेट लेते हैं या सबस्ट्रेट बोलते हैं। उस सॉर्बेट में हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को डालते हैं एक टेस्ट ट्यूब, छोटी सी टेस्ट ट्यूब में, छोटी सी टेस्ट ट्यूब आती है, उसको हम लोग डाल करके उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग मिक्स करते हैं, उसका इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको हम लोग एलाइजा रीडर में डाल देते हैं। एलाइजा रीडर में उसका क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी उसको बता देता है। तो इस तरह से क्या होता है, उसका हम लोग एलाइजा टेस्ट से हम लोग इसमें जितना वैल्यू आता है वो वैल्यू से हम लोग वायरस के डिजीज को पता लगा लेते हैं। नंबर जो लास्ट जो एंटीबॉडी का जो टेस्ट करने का तरीका होता है वो होता है रैपिड कार्ड टेस्ट होती है। रैपिड कार्ड टेस्ट में क्या होती है, एक तरफ सैंपल डालने के लिए होता है, एक तरफ टेस्ट होता है, एक तरफ कंट्रोल होता है ना। इसमें सैंपल डालने के बाद क्या देखते हैं कि टेस्ट जो होती है, जो टेस्ट की तरफ और कंट्रोल की तरफ, कंट्रोल में एक लाइनिंग को आना होता है, पिंक कलर का लाइनिंग होती है। अगर ये पिंक कलर का लाइनिंग आ गया, इसका मतलब मेरा कार्ड क्या है, वैलिड है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर कंट्रोल में अगर यहाँ पर लाइन आ गया, यहाँ पे पिंक कलर का, और टेस्ट भी नहीं आया, इसका मतलब टेस्ट निगेटिव है। उसके बाद क्या हुई, अगर यहाँ पर टेस्ट में भी लाइन आ गया है, कंट्रोल में भी अगर सपोज अगर पिंक कलर का लाइन आ जाता है, इसका मतलब टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। इसका वीडियो हम देख चुके होंगे, उसमें देख लीजिएगा उसमें। और उसके लास्ट में क्या है कि कोई लाइन नहीं आया, तो इसका मतलब कार्ड इनवैलिड है, कार्ड इनवैलिड है। यानी कि इस तरह से लोग क्या होती है, कार्ड मेथड से जांच करके देख लेते हैं। और उसके बाद आता है फिर नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, जिसे बता दिया आपको हम लोग, TC, DC, ESR, CRP टेस्ट, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। यही था मेरा वायरल डिजीज का डायग्नोसिस, और इसी ढंग से हम वायरल डिजीज को पता लगाते हैं। अगर इसी तरह इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप जरूर कमेंट्स करेंगे। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।